फिजिकल पॉलिसी भी है, वो ऑलरेडी हमारे जनरल इकोनॉमिक्स में हो चुका है, तो वो रिपीट नहीं कराना है, ठीक है। और ऐसे कुछ एक आध टॉपिक और है, तो ये कुल मिला के ये पूरा हमारा कोर्स है, ठीक है। बट अभी हम देखते हैं MCQs पे, एंड इफ़ इट विल बी पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि आपके कंटिन्यूस एग्जाम है, बट स्टिल आई विल ट्राई इफ इट विल बी पॉसिबल टू मी। सो मैं जो है थ्योरी जो पोर्शन है हमारा, थ्योरी पोर्शन, वो वैसे ही नोट्स से पढ़ाने के लिए ट्राई करूँगी। तो बाय लेट नाइट इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन आई विल बी डिलीवरिंग द वीडियो। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, क्योंकि पूरी बुक बाकी है एंड आपका कल ही एग्जाम है, सो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एक दो तीन जितनी भी यूनिट हो पाएगी आई विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। बट अभी हम देख लेंगे MCQs। सबसे पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट का सेट 1 का पहला MCQ। अ कंपनी इज़ अफेक्टेड बाय 2 ब्रॉड सेट ऑफ फैक्टर्स। कंपनी को कोई फैक्टर जो भी अफेक्ट करेगा वो क्या होगा, या तो इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट या तो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसमें भले ही बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं लिखा है, बट बाकी के जो ऑप्शन है फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, रीजनल, लोकल, ये सब कुछ जियोग्राफिकल पैटर्न्स या फिर मॉनिटरी पैटर्न्स है। बट जो अफेक्टिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। देन डैश इज अ स्टेटमेंट विच derives द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन अ सोसाइटी। अब ऑब्जेक्ट मिशन इज अ स्टेटमेंट दैट derives a role, ओके, प्लेज इन अ सोसाइटी, बट मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसका आंसर। ओके, यू ऑल शुड गूगल दिस आउट, बट मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बट अगर मिशन भी है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल फोर्सेज विच हैव अ डैश इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब जो भी फैक्टर्स या जो भी डिटर्मिनेंट्स या जो भी चीज़ें जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता हो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, वो सोशल फैक्टर्स जिनका बिजनेस पे सोशली इम्पैक्ट पड़ता हो, उसकी गुडविल पे, उसकी रेपुटेशन पे, ठीक है। पॉलिटिकल क्या होगा, रूल्स रेगुलेशंस लॉज वगैरह के अकॉर्डिंग जिसका इम्पैक्ट पड़ता हो। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है। The next dash of the government covers all of those principles, policies, rules and procedures and control the industrial enterprise of the economy. अब इकोनॉमी की सारी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी प्रोसीजर सब कुछ कंट्रोल करने के लिए वो गवर्नमेंट की वो क्या टूल है, वो है, एक सेकेंड, डैश पॉलिसी होगा यहाँ पे, द डैश पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की सारी चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स को हैंडल करती है, तो वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है, द डैश पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एनवायरनमेंट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बट ओबियसली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। अपना स्ट्रक्चर सुधार सकता है, अपनी कॉस्टिंग, प्रोडक्शन टेक्निक, अपनी मशीनरी सुधार सकता है, पर नेचुरल कैलामिटी सुधार सकता है या कंट्रोल कर सकता है, नहीं। गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है, नहीं। रूल्स रेगुलेशंस लॉज कंट्रोल कर सकता है, नहीं। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमेशा बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होता है, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है मतलब जो बड़े लेवल का इन्वायरमेंट होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल हटा के जो भी एक्सटर्नल लाइक नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट हो गया, रूल्स रेगुलेशंस लेजिस्लेशन, सोसाइटी हो गई, ये सब बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है और ये कॉम्प्लेक्स और बड़े इन्वायरमेंट्स हैं। लेकिन जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो बिज़नेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से ही होता है। जितनी अच्छी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी उतना एफिशिएंट होगा, जब गड़बड़ी आएगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन और रिजल्ट में भी गड़बड़ी आएगी, ठीक है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। डैश इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दैट इज कंसर्न्ड विद द एंटायर सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम से कंसर्न है, पूरे सोशल सिस्टम से, तो वो बट ऑब्वियसली सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब इकोनॉमी से कंसर्न है, पैसे या मॉनेटरी फिनोमेना से, फाइनेंशियल से, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। पॉलिटिक्स से या फिर रूल्स रेगुलेशन से कंसर्न है तो लीगल या फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। सोसाइटी से कंसर्न है, लोगों से कंसर्न है, तो वो क्या है, सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक। नेक्स्ट, डैश इकोनॉमी इज़ नॉट ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट बट ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बट ओबियसली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है उसे गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। अब इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, वहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइजेस भी हैं हमारे यहाँ पे और प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी हैं, ठीक है। लेकिन जिस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज ही होती है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है।
डैश इन्वायरमेंट सेट्स द बेसिस फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम की डेवलपमेंटल एक्टिविटी बट ओबियसली फाइनेंस से होती है, और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ही है जो किसी भी बिजनेस सिस्टम की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को सेट करने का बेसिस बनता है, प्लेटफॉर्म बनता है। ठीक है, पैसा होगा तभी तो बिजनेस होगा। डैश ऑडिट इम्प्लाइज अ रिपोर्ट ऑन द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट की सोशल परफॉर्मेंस किस ऑडिट से करोगे? बट ऑब्वियसली सोशल ऑडिट से। हम जो फाइनेंशियल ऑडिट करवाते हैं सीए से करवाते हैं या किसी अकाउंटिंग एक्सपर्ट से करवाते हैं, वो क्यों करवाते हैं? कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे हैं। लेकिन अगर हमें देखना है कि कंपनी सोसाइटी के डिफरेंस में उनकी सोशल परफॉर्मेंस कैसी है, तो हम सोशल ऑडिट करवाएंगे ना, है ना। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज डैश फैक्टर्स। बट ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। देन स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डैश एनवायरनमेंट। बट ओबियसली ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई, ह्यूमन की लोकेशन हो गई, कितनी डेंसिटी है, कहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कौन सी क्लास के लोग रहते हैं, कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं, कैसे रीजन के लोग रहते हैं, डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है, क्या है, ये सब कुछ डेमोग्राफिक्स में आता है। एज, सेक्स, जेंडर, लिटरेसी रेट वगैरह सब कुछ, तो ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई, डेंसिटी क्या है, एज, सेक्स, जेंडर, इनकम लेवल, ये सब कुछ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कंपोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का साइज़ भी होता है, पॉपुलेशन ग्रो भी करती है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी होती है। अगर याद हो 6th-7th का सोशल स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट भी डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। पॉपुलेशन में पावर का कोई मतलब बन रहा है नहीं, तो बाकी आप एलिमिनेट भी करोगे ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन बी बचता है एज आंसर, विच इज़ दी वन नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर में, बट ऑब्वियसली इंटरनेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर का मतलब बिलीव्स होता है, थॉट्स होता है, एटीट्यूड होता है, कस्टम होता है। ठीक है, कल्चर का मतलब लैंग्वेज होता है, कल्चर का मतलब ट्रेडिशन होता है, कल्चर का मतलब ड्रेसिंग स्टाइल्स होते हैं। ठीक, इसी से आप डिफाइन करते हो कौन किस कल्चर का है, कौन किस रीजन का है। बट इंटरनेट तो ये डिफाइन नहीं करता ना, है ना। तो द एक्सेप्शन वन इज़ इंटरनेट। कल्चर स्प्रेड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज। बट ऑब्वियसली culture spreads from one place to another and such transmission is called as। देखो इसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आई एम नॉट श्योर, इसमें डिफरेंस लिखा तो है बट यहाँ पे बोला गया कि इस ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं। तो इस ट्रांसमिशन को हम हेरिटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात की गई है। चलो ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको गूगल आउट करना। अगर गूगल में भी डिफरेंस ही आंसर दिया है तो आप डिफरेंस पे ही क्लिक करना, अदरवाइज द आंसर विल बी हेरिटेज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा देखो, पॉपुलेशन आपके में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस ज़रा सा आपके में रेफरेंस के लिए दिया गया है, तो आप पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दिस इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रियास। अब जो क्षत्रिय थे वो कैसे थे? आर्मी वर्क में इन्वॉल्व थे। हमारे यहाँ पहले कास्ट और ये रिलीजन और ये सारे सिस्टम्स बहुत स्टार्टिंग में नहीं चलते थे। हमारे यहाँ सिर्फ ये चलता था कि ब्राह्मण्स होते हैं वो जो ज्ञान देते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कास्ट वाइज रीजन वाइज नहीं होता था। जो ज्ञान दे सके, जिसमें पढ़ा लिखा हो शास्त्रों का, वो ब्राह्मण्स होते थे। ठीक है, उनका काम था ज्ञान देना, टीचिंग। जो आर्मी में जाता या जो कोई भी मतलब ऐसा आर्म्ड फोर्स में या किसी भी ऐसे डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करता, वो क्षत्रिय होता। ठीक है, उसका काम था लड़ना और रक्षा करना। ठीक, फिर शूद्रास थे जो नॉर्मल रूटीनल वर्क, ऑपरेशनल वर्क करते थे। एंड फिर एक और कोई ऐसे था, बट आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट नाउ। ठीक है, आई एम एबल टू रिकॉल इट। ठीक, अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क इज नोन एज। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क इज नोन एज कल्चर, नहीं। डेमोग्राफिक नहीं, लीगल नहीं, बचता क्या है? टेक्नोलॉजी। तो आंसर क्या है? टेक्नोलॉजी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, आपको पॉपुलेशन वाला टॉपिक इतना नहीं पढ़ना, जस्ट लीव दिस। एज पर माल्थूस थ्योरी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आपको ये भी नहीं पढ़ना है। कॉर्पोरेट वैल्यूज़ आर द डैश ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, बट ऑब्वियसली कॉर्पोरेट वैल्यू कॉर्पोरेट सेक्टर के मोरल बिलीफ होते हैं। ठीक है। अब हमारी जो रिलीजन वाइज, कल्चर वाइज एंड
हम जो भी कस्टम्स फॉलो करते हैं उसके वाइज हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, हमारे मॉरल बिलीव्स ही तो हैं, ठीक है। अगर हम मूर्तियों को पूजते हैं तो ये हमारा मॉरल बिलीव है। कोई सिर्फ और सिर्फ पावर या डिवाइन बिलीव करता है तो वो उसका मॉरल बिलीव है। तो कॉरपोरेट सेक्टर की कॉरपोरेट वैल्यूज़ उनके मॉरल बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जो किसी कंपनी में पार्टिकुलरली बने होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम in which business units or factors of production are privately owned and governed is called as, again the same, वो इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप हो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, सारी बिजनेस यूनिट्स की, और वही प्राइवेट एंटरप्राइज उसे गवर्न करे, वो क्या होती है, कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोल सकते हैं और कैपिटलिज्म भी बोल सकते हैं। Under dash economic system, all the economic activities of the country are controlled and regulated by the government in the interest of the public. अब देखो, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो इसे हम सोशलिज्म बोलते हैं। और जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ मिलके भी काम कर रहे होते हैं उसे हम मिक्स्ड बोलते हैं, जो कि इंडिया की है, ठीक है। और जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए, अगर ये स्पेसिफाइड है तो वो सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है। देन द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट, अगेन जो मैं बता रही थी मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिसी रिकॉर्डिंग पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। आपको पॉपुलेशन वाले टॉपिक पे इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ऑल्दो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे, बट आपके में बहुत माइनर सा टॉपिक है पॉपुलेशन, इतना खास डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट सेट पे हम आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड बजट्स लिखा है, बट इट्स पब्लिक डेट, ओके, कोई बात नहीं। यू कैन कॉल इट बजट फिजिकल पॉलिसी में। हाँ, अगर यहाँ पे बजट्स नहीं दिया होता ऑप्शंस में तो हम पब्लिक डेट को क्लिक करते, लेकिन बजट्स दिया है इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट बजट है। हाँ, फिजिकल पॉलिसी में ही हम लोग पब्लिक डेट को भी क्योंकि एक्सपेंडिचर देख रहे हैं तो डेट भी हम ही लोग देखेंगे फिजिकल पॉलिसी में, बट उसका जो मेन मोटो होता है पहले वो बजट होता है, बजट प्रिपेयर करना, ठीक है, उसके बाद पब्लिक डेट होता है। तो मैंने आपको कहा है कि जब आप एलिमिनेट कर रहे हों तो जो मोस्ट सूटेबल हो उसी को आप टिक करेंगे, बाकी सबको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिला एलिमिनेशन का। नेक्स्ट है, dash is the process of analyzing the environment for the identification of the factors which have implications for the business, but obviously scanning, environmental scanning, ठीक है। सिर्फ स्कैनिंग लिखा है तो भी environmental scanning भी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बिजनेस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या इम्पैक्ट करेगा ये सब कुछ देखते समझते हैं और एनालाइज करते हैं। फिजिकल पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बजटरी पॉलिसी, बट ऑब्वियसली क्योंकि फिजिकल पॉलिसी में पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंड करेगी, क्या चीज़ वेलफेयर में कैसे काम करेगी, जो टैक्स कलेक्ट किया है वो कहाँ खर्च करेगी, सब कुछ हम फिजिकल पॉलिसी में देखते हैं। इसका मतलब बजट भी हम फिजिकल पॉलिसी में ही बनाते हैं। वन कंसेप्ट ऑफ कल्चर डिटरमाइंस द डैश ऑफ पीपल। अब इथोस, एथिक्स, इथोस दोनों सेम चीज़ है। कल्चर का जो कंसेप्ट है वो पीपल के एथिक्स, कि वो किस तरीके से रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, क्या उनके इंटरनल बिलीव्स हैं, कल्चर वो चीज़ डिफाइन करता है, ठीक है। सेल्फ फुलफिलमेंट एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आर डैश कल्चरल वैल्यूज़। राइजेस कल्चरल वैल्यू, डिक्रीजेस, डिमिनिशेस, कॉर्पोरेट, ओके। देखो ऑप्शंस के हिसाब से डिमिनिशेस, राइजेस, डिक्रीजेस तीनों ही नहीं होगा, कॉर्पोरेट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट भी पढ़ोगे तो उसमें ना ही राइजेस, ना ही डिमिनिशेस, ना ही डिक्रीजेस, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ना तो वो स्टेटमेंट को कहीं से भी जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट, विच कंडीशन पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल, इसे छोड़िए आप, ठीक है, पॉपुलेशन आपके में नहीं है। डैश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इनोवेशन इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जितने इनोवेटिव आप होंगे, जितनी जल्दी आप इनोवेट करेंगे, नया चीज़ इन्वेंट करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करें कंपैरेटिवली बाकी फर्म्स के। विच कैन बी अ मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मेथड क्या हो सकता है, डी नेशनलाइजेशन। परचेजिंग शेयर्स नहीं हो सकता, टेक ओवर नहीं हो सकता, मर्जर नहीं हो सकता, क्योंकि हर फर्म को आप टेक ओवर नहीं कर सकते,
हर फर्म के साथ गवर्नमेंट मर्ज नहीं कर सकती या प्राइवेट सेक्टर मर्ज नहीं कर सकता। परचेजिंग शेयर तो इस ऑप्शन के रिगार्डिंग है ही नहीं, तो बचता है क्या, डी नेशनलाइजेशन। देन नेक्स्ट, इन इंडिया लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन कब से शुरू हुआ था, 1991। एलपीजी 1991 से स्टार्ट हुआ था। 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसका मेन एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्लानिंग कमीशन, जो 5 ईयर प्लान बनते थे हमारे, नीति आयोग जो बनाता था, उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में लॉन्च की गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है द एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज़ टू मैक्सिमाइज, बट ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। बिजनेस आर रेजिंग जनरेटिंग फंड थ्रू, बिजनेस फंड कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, एब्सोल्युटली बोथ, दोनों जगह से जनरेट करते हैं फंड। ठीक है। डैश मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ अ नेशन पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया, दैट इज़ अर्बनाइजेशन, की कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रही है, बाकी पॉपुलेशन वाला टॉपिक आपके में है नहीं। ठीक है। डैश चेंज इज़ अ पोटेंट फेम द रिकॉन्फिगरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बाउंड्रीज, टेक्नोलॉजिकल चेंज। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इनोवेशन आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, और इनोवेशन कब आता है, जब आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं। और टेक्नोलॉजिकल चेंज हमेशा ही आपको जो इंडस्ट्रियल बाउंड्रीज हैं आपकी, उनको रिकन्फिगर करके देता है, मतलब उनको जो पहले से बनी प्री सेट बाउंड्रीज उनको तोड़ता है और नई न्यू बाउंड्रीज क्रिएट करता है, और ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, 12th 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था, 2012 से 2017 में। अगर आप काउंट करना चाहें आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब कैलकुलेट हुआ था, तो 5-5 साल आप अगर डिडक्ट करते जाएंगे तो यू विल रियलाइज़ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था। ठीक है। द नेक्स्ट, कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर नाउ बीन डैश इन आर कंट्री। अब देखो ये कस्टमाइज्ड या लीगलाइज्ड, देखो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, इसमें कस्टमाइज दिया, यू कैन गूगल इट आउट। ठीक है। मेरे हिसाब से लीगलाइज्ड होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, कस्टमाइज में दिया तो आप प्लीज़ ऐसे गूगल आउट करिए एंड देन डू मेक श्योर कि क्या आंसर है इसका। ठीक है। करंटली डैश इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ 5 ईयर प्लान, तो अब नीति आयोग हो गया है, पहले हमारा प्लानिंग कमीशन था जो 5 ईयर प्लान्स को बनाता था, अब वही चीज़ हमारा नीति आयोग करता है। ठीक है। द नेक्स्ट, द डैश इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटेन्स इट्स बेसिक फिलोसफी, प्रियम्बल है बट ये सिविक्स का क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट इन योर कोर्स। ठीक है। द टर्म फ्रैटर्निटी implies the spirit of, again it is brotherhood, but ये civics का question है, not in your course, ignore this question as well। and then we have, ignore this question, secularism is understood, ये civics का question है, इसे हटाइए। state dash state can have an elected or hereditary, ये भी civics का question है। dash is a systematic application of scientific or other organized knowledge to practical task, टेक्नोलॉजी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। द एरा ऑफ डी रेगुलेशन लिबरलाइजेशन बिगन इन, मतलब पहले बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, ठीक है, बाकी किसी भी बिजनेस सेटअप में, बट जब उन रेगुलेशंस को हटाया गया, मतलब डी रेगुलेशन का प्रोसेस शुरू किया गया, तो वो एरा कौन सा था, 1950 से 1951 का। ठीक है। वो डेकेड की स्टार्टिंग वो एरा था जहाँ पे लिबरलाइजेशन के लिए डी रेगुलेशन, मतलब रूल्स रेगुलेशंस को वीक करना या कम करना स्टार्ट किया गया था। द नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनीज टेक्नोलॉजिकल असेट दैट मे प्रोवाइड डैश इन न्यू बिजनेस, बट ऑब्वियसली मैंने आपको क्या कहा, आप इनोवेट करेंगे, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, नई टेक्नोलॉजीज़ आप अडॉप्ट करेंगे, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो इसका आंसर भी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट सेट पे मूव करेंगे हम, सेट नंबर 3 पे। सेट नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी, तो पब्लिक डेट, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी या लेवल ऑफ एजुकेशन, तो बट ऑब्वियसली पब्लिक डेट, लाइफस्टाइल, पीपल की लाइफस्टाइल, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, एजुकेशन का लेवल भी सोशल फैक्टर हो गया। ठीक है। तो बचता क्या, ऑप्शन ए। The next, proper understanding of business environment is not a prerequisite for, business environment की proper understanding किस चीज़ के लिए एक prerequisite, मतलब एक प्री एडवांटेज या फिर एक प्रिविलेज नहीं है, किस चीज़ के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज।
ठीक है, टेपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज थ्रेट और बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एफर्ट, ये सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट कौन सी आने वाली है इलेक्शंस में सॉरी, कौन सी नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, या क्या सिचुएशन आई एम सो सॉरी, क्या सिचुएशन कैसे बदलने वाली है, वी नेवर नो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस रेलेवेंट टू बिजनेस आर इंक्लूडेड इन डैश इन्वायरमेंट। लीगल रूल्स की बात की गई है, रेगुलेशंस की बात की गई तो लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंडिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर बट ऑब्वियसली मिक्सड इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी मिक्सड है। डैश आर अ प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मोटिवेटिंग बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को मोटिवेट करने के लिए जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो सोशल रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि देखो जो स्टेटस, जो चीज़ें, जो कनेक्शंस आप बिल्ड करते हैं एंड देन आपकी जो बिज़नेस की डेवलपमेंट होती है, बिकॉज चाहे ग्राउंड रियलिटी पे आप देखें तो बिज़नेस की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ सोशल कनेक्शन से पॉसिबल होती है। आपके कस्टमर से, सप्लायर से कैसे क्या कनेक्शंस हैं, उसी के हिसाब से आप ग्रो करते हैं। तो प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होगा? सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, the next, according to whom business environment is defined as total of all things external to firms and industries which affect their organization and operation। ओ व्हीलर ने यह डेफिनेशन दी है, ओ व्हीलर ने। ठीक है, बिजनेस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है बिजनेस? सोशल एक्टिविटी, प्रोडक्शन या फिर नॉन इकोनॉमिक, तीनों में से कोई भी नहीं। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला होता है मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स तो वहाँ पे आप बोलते प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, लेकिन बिजनेस की बात की गई, सबसे पहले आप क्या टिक करेंगे? इकोनॉमिक ऑप्शन को टिक करेंगे। द नेक्स्ट, डैश इज़ वास्ट एंड फैसिनेटिंग सब्जेक्ट फॉर बिजनेस बट ओबियसली टेक्नोलॉजी। बिजनेस में टेक्नोलॉजी सब कुछ होती है। ठीक है, शादी.com का आज जो भी स्टेटस है मार्केट में वो टेक्नोलॉजी की वजह से है, उसकी जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो इनोवेशंस हैं, उसकी वजह से है। नोबडी हैज़ एवर थॉट अबाउट दैट कंसेप्ट कि ऐसा भी पॉसिबल होगा, क्योंकि इतनी छानबीन होती है ऐसे कामों में, तो उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और वहाँ पे सक्सेसफुल कराना मुश्किल था। तो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब बिजनेस के लिए बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। दे कैन ब्रिंग यू ड्रास्टिक चेंजेस एज वेल एज ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज़ द सिंगल वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस? इसमें चेंज लिखा है। हाँ, प्रॉफिट मेकिंग और टेक्नोलॉजी और पीपल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग तो ऑब्जेक्टिव होता है। इन चारों के ऑप्शंस के हिसाब से चेंज इज़ द बेस्ट सूटेबल वर्ड। डैश इन्वॉल्व्स फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस बट ओबियसली इट इज़ लिबरलाइजेशन। लिबरल का मतलब फ्री, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, तो लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न बिजनेस इज़ डायनामिक? इनमें से कौन सा मॉडर्न बिजनेस डायनामिक है? मास प्रोडक्शन। देखो, मास मार्केटिंग, मास सेल, मास परचेज डायनामिक अब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले से होता आ रहा है। ठीक है, लेकिन मास प्रोडक्शन बहुत डायनामिक है। कितनी यूनिट सेट करनी है, कितना लैंड, लेबर, कॉस्टिंग, कौन सी मशीनरी, कैसे ऑपरेशन करना, ये सब कुछ डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इन चारों के कंपैरिजन में तो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या हुआ? मास प्रोडक्शन। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अब इसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी, डॉक्टर प्रैक्टिसिंग, लॉयर प्रैक्टिसिंग लॉ, प्रोफेशनल क्रिकेटर प्लेइंग क्रिकेट, अ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट। देखो, डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है और क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, इन सब का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट फ़न के लिए क्रिकेट खेला, इसका पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अ वैलिड डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस पर्पस इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, या फिर क्रिएट अ कस्टमर, या फिर सर्व द सोसाइटी, या फिर इंक्रीज द वेल्थ इन दी फर्म। देखो, बिज़नेस के पर्पस की जो वैलिड डेफिनेशन है वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है। ठीक है, लेकिन जब आपको दिया हुआ है क्रिएटिंग अ कस्टमर, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट कस्टमर आप प्रॉफिट भी तो मैक्सिमाइज नहीं कर सकते ना। तो प्रायोरिटी पे आंसर क्या होगा? क्रिएटिंग अ कस्टमर। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको नहीं पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट भी आपको नहीं पढ़ना, आपके कोर्स में नहीं है। Dash environment is very significantly influenced by the World Trade Organization principles and agreement। WTO के प्रिंसिपल और अग्रीमेंट से कौन सा इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है? बट ऑब्वियसली ग्लोबल इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि WTO ग्लोबल लेवल पे काम करता है। ठीक है, फंडामेंटल ये भी नहीं पढ़ना आपको, सिविक्स नहीं पढ़ना, सिविक्स नहीं है आपके में।
डैश फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेट्स दैट वेरियस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट ईच अदर। ये जो फीचर है वो है इंटर रिलेटेडनेस। क्यों? क्योंकि जो वेरियस फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, रिलेटेड भी होते हैं और उनके साथ में या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव रिलेशनशिप भी होती है। तो इस फीचर को हम क्या कहते हैं? इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, वो तो वर्ड से समझ में आ रहा है, वर्बल मीनिंग से। कंपटीशन इज बेनिफिशियल टू द कॉम्पीटिंग फर्म्स बिसाइड्स बेनिफिटिंग द डैश। बट ऑब्वियसली कस्टमर को भी बेनिफिट मिलता है कंपटीशन से। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं। मार्केट एक्वायर करने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज़ अच्छी यूज़ की जाती हैं। प्राइसिंग बहुत डिफ़िकल्ट या फिर बहुत हाई लेवल पर अचानक से नहीं बढ़ाई जाती, क्योंकि भाई कस्टमर एक्वायर करने होते हैं, मार्केट में ब्रांड या रेपुटेशन बनानी होती है। ठीक है, तो कस्टमर्स को भी फ़ायदा होता ही होता है। एंड सेकेंडली जो कॉम्पिटिटिंग फर्म्स होती हैं उनको भी होता है कि वो इनोवेशन चूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, सो इस ऑप्शंस के हिसाब से फर्म्स के अलावा कस्टमर्स को भी काफ़ी फ़ायदा कंपटीशन से मिलता है। ठीक है भाई, दो लोग लड़ रहे हैं, तीसरे का फ़ायदा हो ही जाता है उसमें, है ना। ये वही चीज़ हो गई। डैश इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट issued by a reputed business organization at a price lower than its face value and redeemable at par. इसे हम commercial paper कहते हैं. I think it is in your course or not, but हाँ, it's just a definition, so you can recall it कि इसे हम commercial paper कहते हैं. एक promissory note होता है जो कि face value से कम पे business issue करती है, जो कि बाद में आप redeem कर सकते हैं. Dash is a source of financing to meet very short term fund requirements. इट इज़ कॉल मनी. कॉल मनी इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग टू मीट फाइनेंस, लेकिन आपके में है नहीं. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो इग्नोर दिस. डैश इज़ अ मार्केट विच हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू सेल देयर सिक्योरिटी. सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिक्योरिटी सेल करते हैं, और प्राइमरी मार्केट में जो न्यू कमर्स होते हैं. ठीक है, एक बारी न्यू कमर्स प्राइमरी अपनी सिक्योरिटी सेल कर लें या वहाँ से फंड रेज कर लें, फिर वो सेकेंडरी में जा सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट तो सेमेस्टर 1 का है जो अच्छे से समझा दिया है मैंने. ठीक है, फाइनेंसिंग आपके इस बार सेमेस्टर में नहीं है. डैश इज़ द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग, बट ऑब्वियसली ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज़ का लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के लिए उसे इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, तो वो सेबी है हमारा. ठीक है, एंड बट यहाँ पे बात की गई है ट्रेडिंग की लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के लिए, तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी हम उसे कह सकते हैं, सेबी भी कह सकते हैं. सो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, यू कैन गूगल इट आउट. एंड सेकेंडली आपके कोर्स में ये चीज़ है भी नहीं, तो आप चाहो तो गूगल करना, वरना मत करना. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द प्राइमरी मोटिव फॉर बिजनेस एंटरप्राइज, बट ऑब्वियसली प्रॉफिट इज़ द प्राइमरी मोटिव फॉर बिजनेस एंटरप्राइज. अब देखो, इसमें क्रिएट अ कस्टमर की बजाय मैक्सिमाइज कस्टमर लिखा है, इसीलिए हमने प्रॉफिट को टिक किया. अगर यहाँ पे भी क्रिएट अ कस्टमर होता तो हम उसको ही टिक करते, क्योंकि प्रॉफिट तब आएगा जब कस्टमर बनाओगे. लेकिन ऑप्शन में अगर सिर्फ प्रॉफिट दिया है, बाकी सारे ऑप्शंस इररेलेवेंट है, तो प्रॉफिट ही आपका आंसर होगा. ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर इज़ फॉल्स. कल्चर इज़ इंड्योरिंग, कल्चर इज़ चेंजिंग, कल्चर इज़ इवॉल्व्ड अमंग द मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी, कल्चर इज़ डिटरमाइंड बाय नेशनल बाउंड्रीज. हाँ, ऑप्शन डी गलत है. कल्चर नेशनल बाउंड्री से डिटरमाइन नहीं होता है. अब तो बहुत अलग अलग तरह के लोग बहुत अलग अलग जगह रह रहे हैं और वहाँ पे अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं. कितने फॉरेनर्स इंडिया में आके एकदम इंडियंस की तरह रह रहे हैं. ठीक है, इस्कॉन टेम्पल में कितने ऐसे फॉरेनर्स हैं जो एकदम इंडियंस की तरह कृष्ण भक्ति कर रहे हैं. तो कल्चर नेशनल बाउंड्रीज से डिफाइन नहीं होता. नेक्स्ट सेट पे चलेंगे हम, सेट नंबर 4 पे. ठीक है, Dash is the business through which new ideas and innovations are given a shape and are converted into useful products and services. But obviously it is joy of creation is the business through which new ideas. ग्रोथ इसमें होगा नहीं, क्योंकि ग्रोथ में न्यू आइडियाज़ इनोवेशंस का कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा. देन वी हैव चैलेंज. चैलेंज वर्ड तो सूटेबल ही नहीं है. मार्केट लीडरशिप भी बिल्कुल इररेलेवेंट है. तो बचता क्या है? जॉय ऑफ क्रिएशन. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर एलिमिनेशन मेथड से. ठीक है, डैश इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इनटू अ सिंगल मार्केट थ्रू रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज. इसे हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स. अब देखो, इसमें ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी का इंटीग्रेशन बोला गया.
तो इसे हम लिबरलाइजेशन बोलेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन करके मार्केट में गुड्स सर्विसेज बेचने की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है ट्रेड बैरियर्स को हटा के इंटीग्रेशन करने की, और ट्रेड बैरियर्स हटाने का मतलब लिबरलाइजेशन होता है, ठीक है। कीप दिस कंसेप्ट इन माइंड। द नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन मीन्स अगेन द सेम थिंग, लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन, ये आपके में नहीं है। मैक्रो इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज, मैक्रो इन्वायरमेंट को हम इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिज़नेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। जो मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं वो बिज़नेस के ना ही कंट्रोल में होते हैं और ना ही उन्हें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, ना ही उन्हें इनडायरेक्टली अफेक्ट करता, वो सॉरी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ओके। डैश माइक्रो इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट इन्वायरमेंट। सी हेयर, इकोनॉमिक माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट वैसे ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही होता है क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फाइनेंस है या नहीं, कितना है, कितनी फंडिंग है, क्या कैसे है, वो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। देन स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, स्टेट के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो बट ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना, ठीक है, गाइडलाइन देना। और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? गाइडलाइन देना। तो गाइडिंग के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, टूल जो होता है वो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, ठीक है। आई थिंक ये सीवीएस का क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया हुआ है तो मुझे ये चीज़ ध्यान है कि क्या आपके कोर्स में है और क्या नहीं, तो इट इज़ आउट ऑफ कंटेक्स्ट, ठीक है, यू कैन इग्नोर दिस। द मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब एक्सटर्नल कह सकते हो या फिर इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट कह सकते हो। क्या क्या कंसिस्ट करता है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल, बट ऑब्वियसली बाकी के बी सी डी ऑप्शंस तो बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है, तो बचता क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल, ठीक है। देन नेक्स्ट, वैसे यहाँ पे होना चाहिए सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल। इकोनॉमिक गलत वर्ड दिया है क्वेश्चन में क्योंकि इकोनॉमिक एक माइक्रो इन्वायरमेंट है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो डैश रिफर्स टू ऑल फोर्सेस विच हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बट ऑब्वियसली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस जिनका भी कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय द डैश इंस्टीट्यूशंस, by the 3 political institutions. I don't know why the answer is 3 and I'm completely unaware of this question, very sorry for it. Next question, what are the bodies which political environment consist of? Political environment consist of legislature, executive and judiciary, ठीक है। legislative body, executive body and judiciary body, 3 चीज़ें हैं हमारे पास। अगेन तो मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल गया, ठीक है। आई वॉज टोटली ब्लैंक, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन से हमारे पास? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये तीनों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। यही 3 हैं ही हमारे इंडिया में, तो यही 3 हो गए, ठीक। द नेक्स्ट, डैश डिसाइड्स अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, लेजिस्लेचर, बट ऑब्वियसली डिसीजन क्या लेना है वो लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो हमारा गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एग्जीक्यूटरी, और उसको अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा या कोई ब्रेक कर रहा है तो जस्टिस कैसे देना है, उस पर क्या फ़ैसला लेना है वो जुडिशरी डिसाइड करती है। हमारे यहाँ 3 ही बॉडी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। Dash is also called the government which implements whatever is decided by the parliament. But obviously implementation की मैंने बात की तो implementation executive करता है, ठीक है। जो executive हमारा political institution है, legislature laws बनाता है, ठीक है, executive laws को implement करता है, judiciary laws break होने पर सज़ा देता है या फिर justice दिलाता है। Then next question which we have is, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश प्लेस अ वॉच डॉग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट बोथ फंक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी, आई थिंक ये जो भी क्वेश्चंस हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ाया, बट मुझे ध्यान है कि आपके में सिविक्स बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर दीज क्वेश्चंस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बट ऑब्वियसली जेनेवा में है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1 सेकेंड, लेट मी टर्न ऑफ द वाईफाई, वरना मैसेज आते रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व नहीं करता ग्लोबलाइजेशन? रिडक्शन ऑफ बैरियर। बैरियर रिडक्शन किस में होता है? लिबरलाइजेशन में। आई टोल्ड यू बैरियर रिडक्शन किस में होता है? लिबरलाइजेशन में, ठीक है। डैश शुड फैसिलिटेट एंड इन्हांस स्ट्रैटेजीज थिंकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑब्वियसली इट इज़ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। स्ट्रैटेजीज़ को इन्हांस करने में, फैसिलिटेट करने में, ऑर्गेनाइजेशन के थिंकिंग को बेटर करने में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज इन्वायरमेंटल एनालिसिस, बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस या फिर स्कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज द इन्वायरमेंट एनालिसिस दैट प्रोवाइड्स इनपुट्स फॉर स्ट्रैटेजीज डिसीजन मेकिंग इज, दिस इज, we have this thing, the environment analysis that provides inputs for strategies decision making is strategic management। strategies के लिए decision making के लिए जो environment analysis decision वो input provide करता है उसे हम क्या बोलते हैं? strategic management, ठीक है। the first MNC came to India in 1921 में पहली मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आई थी, ठीक है। एन इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान विल मिनिमाइज द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, बट ऑब्वियसली क्राइसिस मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो वो जो भी प्लान है हमारा जो हमने बनाया है मैनेजमेंट के लिए, वो सीरियसनेस, प्रॉब्लम की सीरियसनेस को मिनिमाइज कर देगी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय, दिस इज़ द CBI, ओके, नहीं GDP, हाँ यस, इकोनॉमिक ग्रोथ हम GDP से मेजर करते हैं बिकॉज GDP इज द नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री। द नेक्स्ट, व्हाट वाज द हु वाज द प्रेडिसर ऑफ WTO? WTO जो है UNCTAD के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको हटा के उसका जो सक्सेसर है या उसका जो बेटर वर्जन है उसे WTO के तौर पे फॉर्म किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNC इज डिफाइंड बाय, इट इज़ डिफाइंड बाय कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, ठीक है, दैट इज MNC। okay, so this is it for this video, and I will if possible I will be providing the theory portion to you, or if that will be not possible, then I will be providing you 5 more sets of MCQs, okay। So do revise them, do listen all the MCQs and concepts carefully, and hopefully you will do well in your exams. All the very best for your exams, and please subscribe.